Myself Dr. Pinto Kumar, Assistant Professor PG Department of Geography, मगध यूनिवर्सिटी बोधगया। आज मैं आप लोगों को हीट बैलेंस के बारे में, ऊष्मा बजट के बारे में आज मैं अपना लेक्चर देने जा रहा हूँ। इस क्लास हीट बैलेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हीट बैलेंस के द्वारा ही हम पूरे पृथ्वी की ऊष्मा का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, बैलेंस कैसे है पूरी पृथ्वी की, और पूरा जो इसका प्रभाव है, चाहे ओशियनिक करेंट्स को फ्लो करने के लिए, जो हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, प्लैनेटरी विंड्स किस तरीके से प्रवाहित हो रही है, लोकल विंड्स किस तरीके से प्रभावित हो रही है, जलवायु परिवर्तन कैसे आज हम लोग देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग जैसे समस्या कैसे हो रहा है, कहाँ पर वेजिटेशन लॉस हो रहा है, कहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस तरीके के बहुत से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, वर्षा का वितरण बहुत तरीके से नहीं हो पा रहा है सही तरीके से। तो इस तरीके के बहुत से ऐसे इंफॉर्मेशन है जिसको हम हीट बैलेंस के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ये हम लोग जानते हैं कि अल्टीमेट जो सूर्य का एनर्जी है, उस अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन है। सन की पृथ्वी पर जो चलने के क्रम में करीब प्रति सेकंड 3 लाख किलोमीटर के स्पीड से चलती है। 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से चलने के कारण पृथ्वी पर जो सूर्य का किरणें हैं वो 8:30 से 8:20 में पहुंचती है। पृथ्वी का जो सूर्य का किरण जो पहुंचता है वो मात्र पृथ्वी की बहुत से ऐसे कारण हैं जिससे वो प्रभावित होता है ना। एटमॉस्फेयर से प्रभावित होता है, स्पेस में होने वाले घटनाओं से प्रभावित होता है, डिस्टेंस से, मॉइस्चर्स का, वेदर का, है ना। बहुत से ऐसी घटनाएं हैं जो सूर्य किरण प्रभावित होता है। सूर्य से चलने वाले किरणों को ही इंसोलेशन कहते हैं, उसको हिंदी में सौर तप कहते हैं। पृथ्वी पर जब ये सूर्य का किरणें पहुंचती हैं, जो कहा जाता है कोर का जो टेम्परेचर है सूर्य का, वो 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, और पृथ्वी पर जो टेम्परेचर पहुंचते उसकी 2 अरबवां भाग जो पहुंचता है। इस प्रकार से जो सूर्य का, और उसी 2 अरबवां भाग मतलब 35-40 जो भी है एवरेज टेम्परेचर जिसको कहते हैं 20 से 25-30, है ना, डिग्री सेंटीग्रेड कहीं पर मिलता है, कहीं पर कम मिलता है, कहीं पर दुनिया का सबसे ठंडा प्रदेश किसको कहा जाता है? बरखोयानस को, है ना। जहां टेम्परेचर -डिग्री में होता है वो कहां है? साइबेरिया के क्षेत्र में है, जो वर्ल्ड मैप पर मैंने दिखाया था। और दुनिया का सबसे गर्म प्रदेश सहारा में, है ना। तो क्यों, अगर इस दोनों के बीच के टेम्परेचर के बावजूद भी पृथ्वी की एवरेज जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। एक तरफ की दुनिया का सबसे ज्यादा टेम्परेचर और एक तरफ दुनिया का सबसे कम टेम्परेचर हुई पृथ्वी को फेस करने के बावजूद भी एवरेज जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री आसपास के सेंटीग्रेड के आसपास है। विगत कालांतर में कुछ हमारी ऐसी मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा या प्राकृतिक के साथ हम लोगों ने इस तरीके से छेड़छाड़ किया है कि हमने बहुत से डिसबैलेंस किया। ग्लोबल वार्मिंग जिसकी समस्या, क्लाइमेट चेंज, बहुत सा डिफॉरेस्टेशन को, पेड़ पौधों को काटा, ऑन एन एवरेज टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए पृथ्वी पर कम से कम 33% प्लांटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वनाच्छादित होना बहुत जरूरी है। परंतु उस तरीके से हमने जो छेड़छाड़ किया, नया डेवलपमेंट हुआ, रिसर्च हुआ, ये हुआ, उसके कारण ये जो है पृथ्वी की संपूर्ण हीट का बैलेंस को बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। पृथ्वी पर आने के क्रम में 3 किरणों को हम रखते हैं। एक तो पराबैंगनी किरण जिसमें एक्स रेज, गामा रेज, है ना, बीटा रेज होता है, और दूसरा जो विजिबल रेंज होते हैं जिसको विबग्योर कहते हैं, और तीसरा इंफ्रारेड रेंज। 46% जो है वो हमारा विजुअल रेज के रूप में पृथ्वी पर देखते हैं। उससे पहले जो है आपका 7% है, 7% है, और उसके बाद अवरक्त रेज में है। इसका जो लेंथ होता है 0.4 माइक्रोन से लेके 0.7 माइक्रोन के बीच में ही विजुअल रेंज होता है, जिसको अल्ट्रावायलेट रेज ये कहते हैं, पराबैंगनी किरण 0.4 माइक्रोन के आसपास, और 0.67 के जिसको अवरक्त इंफ्रारेड रेज रेडिएशन कहते हैं, इसी के बीच में पूरी पृथ्वी की हम पूरी हीट बैलेंस को जानेंगे। हीट बैलेंस को हमने क्लासिफाई करने के लिए
तीन पार्ट में डिवीजन किया है। पहला तो अल्टीमेट जो हमारा सूर्य है ना, ये हमारा सूर्य है जिसमें 100 यूनिट हमने मान लिया कि टेम्परेचर है। सूर्य की किरणें तीन फेज में, एक तो स्पेस अंतरिक्ष, दूसरा एक बहुत बड़ा वायुमंडल का लेयर है पृथ्वी पर, और तीसरा धरती। ये तीन पार्ट में हमने डिविजन्स किया है कि स्पेस में कैसे है, वायुमंडल में कैसे है, एटमॉस्फेयर है, और तीसरा अर्थ पर किस तरीके से इसका प्रभाव देखने को मिलता है। सूर्य से निकलने वाले किरणों को हमने 100 यूनिट माना। जब वो सूर्य की किरण वहां से निकल रहा है तो कैसे 100 यूनिट का हमने उसको माना। पृथ्वी का पूरे टेम्परेचर के बाद हम लोग ये बात स्पष्ट पता करेंगे कि आखिर वजह क्या है जिसके कारण आज ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। जब ये 100 यूनिट आता है तो ये 4% जो है पहले समताप मंडल में, है ना, समताप मंडल में ऑब्जर्वेशन हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। उसके बाद 17 यूनिट जो है ट्रोपोस्फीयर, जिसको परिवर्तन मंडल कहते हैं, है ना, क्षोभ मंडल कहते हैं, उसमें ये, क्योंकि क्षोभ मंडल जो पृथ्वी की वो सतह है जो 8 से 15-16 किलोमीटर की रेंज में होता है, इसमें बहुत से मौसमी परिघटनाओं की घटित होती है। इसमें धूल कण, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा, बहुत से, जिसको हम लोग ग्रीन हाउस गैसेज जिसको कहते हैं, जो इस परत में बादलों का निर्माण, परिवर्तन का, मौसमी परिवर्तन होना, ये ट्रोपोस्फीयर कहलाता है, जो आप लोग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में पढ़े होंगे, है ना। तो उस प्रकार से इसमें 17 यूनिट ऑब्जर्व हो जाता है। उसके बाद 100 में से जो 24 यूनिट है, इस चीज को हम देख रहे हैं, 24 यूनिट यहां, और ये आने के बाद 3 यूनिट जो है वो बादलों में, पूरे अंतरिक्ष में ऑब्जर्वेशन होता है। यहां से स्कैटरिंग होता है, स्कैटरिंग होने के बाद सरफेस से ही बहुत से किरण रिफ्लेक्ट कर जाता है, जिसको 4 यूनिट, और आकाश में आने के क्रम में बहुत से धूल कण और वायुमंडल में है उसमें भी 4 यूनिट स्कैटर्ड हो जाता है। ये जो है आपका 3 ये यूनिट आया, यहां 17, 4 आपका ये हुआ 21, 3 हुआ, 4 हुआ 23, कितना हो गया 23, 3, 26, 23, 3, 26, 4, 30, 4, 34, ठीक है। ये 3 यूनिट अलग है, ये 17, 3, 21 हुआ, 17, 4, 21 और 3 24 हुआ ना, तो 23, 4, 27 और ये 31। ये 31 यूनिट जो है आपको अल्वेडो के रूप में रिफ्लेक्ट कर जाता है, दैट इज एल। बचा कितना 69 यूनिट। 69 यूनिट में आपका, अब देख लीजिए 69 यूनिट में ये 17 और 4 कितना हो गया 21, कितना बचा नहीं भाई, 69 यूनिट आपका 31 यूनिट रिफ्लेक्ट कर गया, 100 में से 31 तो स्पेस में चला गया, अब 69 बचा। 69 में ये आपका हो गया 17, 4, 21, तो 69 में से 21 गया तो कितना बचा 48। अच्छा 48, और ये 3 यूनिट यहां पर गया क्लाउड में, तो कितना बचा 45। वही 45 जो है आपका, ये 24 यूनिट और 21 यूनिट आपको स्पेस में रिसीव होता है, सरफेस पर रिसीव होता है, ठीक है। 45 यूनिट जो धरती पृथ्वी पर होता है। देखो अल्टीमेट जो पृथ्वी का हीट का कारण क्या है, आने वाले इंसोलेशन से नहीं होता है। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह से टकरा के जब रिफ्लेक्ट करती है, तभी वो सूर्य के आसपास के स्थल गर्म होकर करके हीट बनता है, वरना सूर्य के किरण से आने वाले हीट नहीं मिलता, वो नीचे से टकराने के क्रम में। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आपको समझ में आएगा, जब ये सारी चीजों को आप समझेंगे तभी समझ पाएंगे कि क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है ट्रोपोस्फीयर में। आपको 45 यूनिट यहां पर रिसीव हुआ। अब आ जाइए, इसको सरफेस रिसीव करते हैं, इसी को टेरेस्ट्रियल। अब आ जाइए लॉन्ग वेव रेडिएशन। जब सूर्य की किरणें से पृथ्वी को जो रिसीव होता है उसको शॉर्ट वेव कहते हैं, है ना, लघु तरंगे कहते हैं। और जब पृथ्वी से रिसीव करने के बाद जब रिफ्लेक्ट करता है उसको पार्थिव विकिरण या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या लॉन्ग वेव रेडिएशन कहते हैं, दीर्घ तरंगे का विकृत होना। यहां पर 113, 107 इस पिक्चर से हम समझाने का प्रयास करते हैं। स्पेस में देखिए
100 यूनिट आपका रिसीव हुआ, लॉस कितना हुआ 31 यूनिट और 69 यूनिट। कहां पर 69 यूनिट हुआ, 31 यूनिट ऐसे गया और लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में 69 यूनिट गया। तो स्पेस में ये हुआ 100 का 100 डेटा मिला। अब एटमॉस्फेयर में आइए, शॉर्ट वेव के रूप में 24, ओके, लॉन्ग वेव के रूप में 107, ये अंतरिक्ष में, सॉरी, शॉर्ट वेव के रूप में ये 24 हुआ ना जी, ये 24 वाला है शॉर्ट वेव में, यही वाला ना आया है, बाकी तो ये तो दूसरा डेटा है। तो 24 शॉर्ट वेव के रूप में 24, लॉन्ग वेव के रूप में 107, यहां से गया 107, 6 अलग रेडिएशन है। तो ये तो रेडिएशन करके आसमान में चला गया, लेकिन ये जो 107 यूनिट है ये वायुमंडल में है, तो इसलिए 107 वायुमंडल में रहा। कॉन्वेक्शन और कन्वेक्शन, यहां से संवहन हो रहा है ऊष्मा। जब कोई गर्म होगा तो ठंडा होगा तो संवहन होगा, ऊष्मा का रूपांतरण होना गर्म से ठंडे की ओर, कन्वेक्शन और ठंडे से गर्म की ओर, है ना, ये कंडक्शन और कन्वेक्शन की प्रोसेस चलता है। तो इस प्रकार 23 और 6 29 यूनिट यहां पर ये गया, टोटल 160 जोड़ लेंगे, रिसीव कितना हुआ 160 यूनिट वायुमंडल में। समझ में आ रहा, जो हमारे ऊपरी लेयर है 160 यूनिट रिसीव हुआ, और लॉस कितना हुआ स्पेस में 63 यूनिट, ये आपका गया 63 यूनिट डायरेक्ट जा रहा है ना, और 97 यूनिट सरफेस पर नीचे की ओर आया, ऊपर की ओर 63 यहां से डायरेक्ट गया, ये 107 वाला जो गया, और नीचे में रिसीव 97 यूनिट, टोटल 160 यूनिट। ये आपको एटमॉस्फेयर का हीट बैलेंस हुआ। उसी प्रकार से यहां पर जो रिसीव्ड हुआ शॉर्ट वेव के रूप में टोटल स्पेस पर 45, है ना, लॉन्ग वेव के रूप में 97, वो तो रेडिएशन हो गया वाला है, रिसीव जो हुआ लॉन्ग वेव रिसीव 97, टोटल 142। लॉस कितना हुआ लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में 113, है ना, 113 ऊपर जा रहा है, डायरेक्शन से देखिए। और कन्वेक्शन और कंडक्शन 23 और 6 दोनों मिला के 29 लिखे, 142। ये तीनों फिगर से मैं ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि स्पेस में कैसे 100 यूनिट आया, 100 यूनिट गया, कैसे पूरे वायुमंडल की जो परिघटनाएं परिसंचरण हो रहा है, इस फिगर के द्वारा हमने समझाने का प्रयास किया। इस आंकड़े को ध्यान में रख के अब थोड़ा इसको समझ में आएगा कि 4 यूनिट और 17 यूनिट और 3 यूनिट, ये 17 3 20 4 24 यूनिट वायुमंडल में आया, और इसी 24 यूनिट में से अब देख लीजिए यहां पर नेक्स्ट 24 यूनिट बचा, 21 यूनिट यहां से आया, ये जो वायुमंडल में हुआ क्लाउड्स के फॉर्म में 23 यूनिट यहां गया, 100 यूनिट तो चला ना, 3 यूनिट क्लाउड के रूप में, रिफ्लेक्शन क्लाउड के ऊपर से कर गया। जब रेज आया 3 यूनिट ऑब्जर्व किया, कौन कौन, देखो ऑब्जर्वेशन क्लाउड ने कुछ किया, मॉलिक्यूल्स था, कुछ समताप मंडल ने अपने में ऑब्जर्व किया मॉलिक्यूल, और कुछ आइसोस्फीयर। बाकी उस 100 यूनिट में कितना यहां से रिफ्लेक्ट किया, 23 यूनिट रिफ्लेक्शन हो गया, क्लाउड के ऊपर से लगा तो ऊपरी की ओर भाग गया, है ना, और 4 यूनिट स्कैटर्ड हो गया, आकाश में जो किरण आया, और रिफ्लेक्शन हो गया, सरफेस से कुछ यूनिट रिफ्लेक्ट कर गया। इतना टोटल जो गया 23 4 ये 31 यूनिट, इसको अल्बिडो इफेक्ट कहते हैं, है ना। अल्बिडो इफेक्ट वह इफेक्ट है जो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आने के क्रम में ही वायुमंडल के डिफरेंट परतों से जब स्पेस में लौट जाता है तो उसको अल्बिडो इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। जब रिफ्लेक्ट कर जाता है तो आप देख लीजिए कि ये 4 3 7 और 17 24 यूनिट, और इसके बाद जो यहां कितना लौटा है 31 यूनिट, तो 24 यूनिट और ये 31 यूनिट, इसमें से जो गया 31 यूनिट, कितना बच गया 21 यूनिट जो बचा आपको, 21 यूनिट जो बताए ये आपको पृथ्वी रिसीव करता है, मतलब जितना रेडिएशन पूरे वायुमंडल पर चला। लॉन्ग वेव के रूप में 113 यूनिट कैसे हुआ, 107 यूनिट और 106 यूनिट, ये रेडिएशन हुआ। और ऑब्जर्वेशंस अगेन, तो जब पृथ्वी के सतह पर ऑब्जर्वेशन किया 107 और 107 और 6 113 यूनिट हो गया, 113 यूनिट हुआ, और 97 यूनिट जो है आपका, इसका जो है 97 यूनिट आपका बिग तरंग के रूप में, 23 यूनिट और 6 यूनिट कॉन्वेक्शन और कंडक्शन के रूप में, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग
एटमॉस्फेरिक रेडिएशन। और आप सरफेस के नीचे देख लीजिए तो किस तरीके से हीट बैलेंस का ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है सनरेज का पूरे पृथ्वी पर आना लॉन्ग वेव के रूप में और पृथ्वी से बाहर निकल जाना डिफरेंट, जिसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, जिसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, लॉन्ग वेव के रूप में निकल जाना, ये एक इंडिकेट करता है कि पृथ्वी में बहुत से ऐसे परत हैं जो हीट को ऑब्जर्व करते भी हैं और स्पेस में छोड़ देते हैं। इसलिए यह ना तो पृथ्वी बहुत अत्यधिक गर्म होती है ना बहुत अत्यधिक ठंड होती है। जो हीट बैलेंस जिस नेचर ने जिस तरीके से व्यवस्था दिया, जिस तरीके से बनाया, उस प्रकार से टोटल पृथ्वी की एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहती थी। इसको बैलेंस करने के लिए बहुत से पृथ्वी पर तत्व है, वेजिटेशन है, वाटर बॉडीज है, ये है, तभी ना उस चीज को नेचुरल बैलेंस करते हैं। लेकिन हम लोग समय के साथ अपने डेवलपमेंट के कारण बहुत से ऐसे चीजों को किया है इंटरफेयर, जो सूर्य की किरणें को आने के क्रम में डिसबैलेंस हुआ। जैसे हम लोगों ने बहुत से ओजोन छिद्र के बारे में, ओजोन डिप्लेशन के बारे में सुना। क्यों हुआ? बहुत तरह के मिसाइल्स का परीक्षण किया तो ओजोन लेयर में डिप्लेशन हुआ। अब जो अल्ट्रावैगनिक जो किरणें हैं, परावैगनिक किरणें हैं, वो सीधे पृथ्वी पर आ रही, जिसका माइक्रोन 0.4 माइक्रोन है, जो हमारे शरीर के बहुत कोमल तत्व को बहुत तेजी से इफेक्ट डालता है। आंख है, बहुत तरह का डिजीज जो हो गया, कैंसर हो गया। यही वजह है कि इसमें बहुत से वेजिटेशन को हम लोगों ने काटा, प्लांटेशन उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाए, वृक्ष निर्वनीकरण किए। उससे क्या हुआ कि पूरे पृथ्वी का जो टेम्परेचर एवरेज 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए, वो हट करके विगत कुछ सालों में 0.7 और 1 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पूरे एवरेज टेम्परेचर में बढ़ गया। ये थोड़ी सी भी 1 डिग्री बढ़ने के कारण, मतलब सिर्फ एवरेज टेम्परेचर जहां ग्लोबल है बढ़ना, इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। बहुत से ऐसे जो स्पीसीज हैं वो डिसअपियर हो रहे हैं, बहुत से ऐसे जो आइलैंड्स हैं वो सबमर्ज होने के कगार पर हैं। दुनिया का सारा इकोनॉमिक जिसको एक्टिविटीज कहते हैं, वो सभी देश का कोस्टल एरिया होता है, जो समुद्री मार्ग द्वारा देशों से कई देशों के साथ जुड़कर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं। जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड या बढ़ जाए और 1-2 मीटर सेंटीग्रेड, तो ये जो पूरा ट्रेडिंग जो एरिया है, जो कोस्टल एरिया में जिसको बंदरगाह कहते हैं, है ना, समुद्री बंदरगाह कहते हैं, वो सारे सबमर्ज हो रहे हैं, बहुत से आइलैंड डूब जा रहे हैं, बहुत से जो क्रिएचर है वो विलुप्त हो रहे हैं। आपका सबसे पहला भारत का मांजुली द्वीप है ना, जो लगभग 2004-3 में ही सबमर्ज हो गया, तो सबमर्ज हो रहा है। बहुत से ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास भी आइलैंड सबमर्ज हो रहा है। तो हीट बैलेंस के थ्रू हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि पृथ्वी की जो एक्टिविटीज है, जो गतिविधियां हैं, वो किस तरीके से हम डिसबैलेंस हो रहा है। तो हीट बैलेंस टोटल ये सब्जेक्ट के आधार पर हमको जनरल सर्कुलेशन ऑफ विंड के बारे में आइडियाज देता है, ओशियनिक करेंट्स कैसे फ्लो हो रहा है। टेम्परेचर अगर डिसबैलेंस है तभी तो हाई प्रेशर लो प्रेशर बेल्ट बनता है और उसके बाद मॉइस्चर का क्रिएट होता है। अब पूरे एटमॉस्फेयर में रैनफॉल जैसे ये कर करके टेम्परेचर को बैलेंस करता है। तो हीट बैलेंस हमारा 3 फेज में समझते हुए, जो मैंने अभी समझाने का प्रयास किया कि स्पेस से कैसे 100 यूनिट आता है और रिफ्लेक्ट करता है 31 और 69 यूनिट के रूप में, उसी प्रकार से एटमॉस्फेयर में किस तरीके से पूरे सूर्य का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सनरेज का, वो होता है और 160 यूनिट के रूप में जब रिसीव करता है तो 160 यूनिट के रूप में लॉस भी करता है। तो ये एटमॉस्फेरिक पूरा फिगर्स के थ्रू हमने दर्शाने का प्रयास किया। और तीसरा जो है, जब सरफेस जो लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में रिसीव करता है 45 यूनिट से लेके टोटल 142 यूनिट्स जो है डिफरेंट, और फिर कैसे 102 यूनिट लॉस भी करता है। इस प्रकार से पूरे पृथ्वी में कितना बड़ा साइंटिफिकली, कितना बड़ा नेचर ने एक डिसबैलेंस करने की कैपेसिटी दिया कि सूर्य की बहुत सी ऊष्मा आने के बावजूद भी पृथ्वी ना तो बहुत हॉट होती है और ना ही बहुत ठंडा होती है। यही वजह है कि दुनिया का सारे ग्रह पर मनुष्य का रहने का अस्तित्व मिला हो या ना मिला हो,
पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं और मनुष्य के रहने के लिए अनुकूलन की प्रवृत्ति के साथ साथ जो आइडियल्स कंडीशन है, ये सारी इस सब की वजह है। इस आधार पर हम लोग बहुत से चीजों को आज समझने का प्रयास किए हैं। थैंक यू।